Politics is a game of manipulation. And to counter any kind of manipulation, we have to step inside the mind of our manipulator. Once their true intentions are revealed and their mask is off, it's game over. In this video, you will learn 3 crucial laws of politics that will give you a deep insight into the mindset of a political leader. And if understood correctly, you will never be fooled again. Law number 1. End justifies the means. One major mistake that most of us make is that we expect our leaders to be morally and ethically correct all the time. But that is not their true nature. Their true nature is to gain and retain power. And for that, अगर कुछ immoral, unethical या even illegal भी करना पड़े तो वो लोग करते हैं. This is what this law says. And we must accept this fact as reality and should not resist it. Let's understand this a bit more rationally. मोटे तौर पे political leaders 2 टाइप के होते हैं. नंबर 1, जो पर्सनल गेन्स के लिए पॉलिटिक्स में आए हैं. इनको पावर से प्यार होता है और फूड, सेक्स एंड एंटरटेनमेंट में ही इनका सारा मामला रहता है. तो मोरालिटी की एक्सपेक्टेशन इनसे तो हम नहीं कर सकते. दूसरे टाइप के लीडर्स वो होते हैं जिनके पास एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी होती है. इनका एक वर्ल्ड के बारे में विजन होता है और उस विजन को अचीव करने के लिए ये सोसाइटी में चेंजेस लाना चाहते हैं. अगर हम इन लीडर्स को एक आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम पे रखें, स्पेक्ट्रम के एक साइड पे होगा विलन और दूसरी साइड पे होगा एक हीरो. लेट्स से हमारा विलन है हिटलर और हमारे हीरो है चंद्रगुप्त मौर्य. विलन यानी कि हिटलर से तो हम मोरालिटी की कोई एक्सपेक्टेशन कर नहीं सकते. अब जो हमारे हीरो भी हैं, इन्होंने भी अपने विजन को अचीव करने के लिए साम, दाम, दंड, भेद 4 टूल्स जो कि मॉरली और एथिकली क्वेश्चनेबल हैं यूज किए थे. यूज करना जरूरी था, नहीं तो जीत नहीं पाते. अब जब हमारा हीरो ही परफेक्ट नहीं है तो बाकी जो लीडर स्पेक्ट्रम पे यहाँ पे लाई करेंगे, हम उनसे भी कुछ अलग एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते. तो हमें हमारी एक्सपेक्टेशन को करेक्ट कर लेना चाहिए ताकि हम अननेसेसरीली डिसअपॉइंट ना हो. रशिया का इन्वेजन यूक्रेन पे, Israel's war on Hamas and US pulling out its troops from Afghanistan. इन तीनों इवेंट्स को हम स्टडी कर सकते हैं इस लॉ की हेल्प से. We must understand politics is primarily a power game. Morality and ethics are secondary. Law number 2. In politics, there are no permanent friends, no permanent enemies, only permanent इंटरेस्ट्स. सितंबर 2023 में इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी थी. इंडिया ने पिछले 10-15 सालों में अपनी ग्लोबल रेपुटेशन पे बहुत काम किया था और ये एक माइलस्टोन इवेंट था जहां इंडिया चाहता था कि उसके एमर्जिंग ग्लोबल सुपर पावर के स्टेटस पे फाइनल ठप्पा लगे. ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, पर चीजें इतनी अच्छी दिख नहीं रही थी. एक तरफ हमने दिल्ली को दुल्हन की तरह सजा रखा था और वहां से खबर आई कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन विल नॉट बी जॉइनिंग दिस कॉन्फ्रेंस. फिर खबर आई कि चाइनाज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग विल नॉट बी जॉइनिंग एज वेल. और 2 दिन पहले ये भी स्पेकुलेशंस चल रहे थे कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी ज्वाइन नहीं करेंगे. और इन सब से बड़ा एक और इशू था. किसी भी G20 प्रेसिडेंसी की सक्सेस का एक ही पैरामीटर होता है कि सभी 20 नेशंस एक कॉमन कंसेंसस रीच करें, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट नेशन की होती है. प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम पे रशिया यूक्रेन वॉर के मुद्दे पे वर्ल्ड 2 पार्ट्स में बटा हुआ था और कोई भी कॉमन कंसेंसस आना इम्पॉसिबल लग रहा था.
बट टू एवरीबॉडीज सरप्राइज, इंडिया ने डिक्लेयर किया ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द इवेंट इटसेल्फ कि कंसेंसस मिल गया है। ये हुआ कैसे? यूएस और यूके एक ऐसे डिक्लेरेशन में कैसे अग्री कर गए जहां पे रशिया को डायरेक्टली ब्लेम नहीं किया जा रहा? रशिया को ब्लेम करने का यूएस और यूके कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे थे, बट यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि वो इस ऐसे डिक्लेरेशन पे अग्री कर गए? इस क्वेश्चन का आंसर लाया करता है इस लॉ में। सितंबर 2023 तक और इस वीडियो के शूट होने के टाइम भी यूएस का सबसे बड़ा हेडेक बना हुआ है चाइना। यूएस को अपने मोस्ट पावरफुल कंट्री होने के स्टेटस से बहुत प्यार है और चाइना इसको डायरेक्टली चैलेंज कर रहा है। चाइना को काउंटर करने के लिए, उसके इन्फ्लुएंस को एशिया में प्राइमरीली काउंटर करने के लिए यूएस ने इंडिया को सपोर्ट किया, उसकी इमेज को सपोर्ट किया एज अ इमर्जिंग ग्लोबल सुपर पावर। और G20 का कंसेंसस आना एक बहुत बड़ा इवेंट था इसके लिए। तो जो यूएस यूके मीडिया में बार बार हमको लेक्चर कर रहे थे कि रशिया को कंडेम करो, रशिया को कंडेम करो, उसी यूएस ने सबको अग्री करवाया कि एक न्यूट्रल स्टांस वाले एग्रीमेंट पे साइन करते हैं। तो दिस इज दिस लॉ इन एक्शन। तो जितनी भी खबरें आप सुनते हो, फलाने ने वो पार्टी चेंज कर ली, वो एमएलए बिक गया, इन दोनों पार्टीज ने कोलिशन क्यों कर लिया, इन दोनों पार्टी में टूट क्यों हो गई, ये सब पार्ट ऑफ द गेम है। There are no permanent friends, no permanent enemies, only permanent interests. Law number 3. In politics, there are two kind of narratives. Narrative for common people and narrative for political elite. 2003 में यूएस ने इराक को इन्वेड किया और सद्दाम हुसैन को ओवरथ्रो कर दिया। इस इन्वेजन के यूएस ने दो रीजंस दिए। नंबर 1, सद्दाम हुसैन एक डिक्टेटर है और यूएस चाहता है कि ईरान के लोगों को उसके रूल से हटाएं और उनको डेमोक्रेसी दे। नंबर 2, सद्दाम हुसैन वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन डेवलप कर रहा है और वो ग्लोबल सिक्योरिटी को एक थ्रेट है, तो उसे पावर से हटाना। बट इसके साथ साथ एक और नैरेटिव भी था। इस नैरेटिव के हिसाब से सारा मामला इराक के ऑयल का था। सद्दाम हुसैन और यूएस 80s से ही साथ में मिलकर काम कर रहे थे। इराक में यूएस का इंटरेस्ट था उसका ऑयल और सद्दाम हुसैन उसको लोकल सपोर्ट प्रोवाइड करता था। इन द लेट 90s, फॉर व्हाटएवर रीजन, सद्दाम हुसैन डिसाइडेड टू रिबेल अगेंस्ट यूएस। वो रोग चला गया और यूएस ने डिसाइड किया कि द ओनली वे टू गेट कंट्रोल ऑन इराक्स ऑयल इज टू ओवरथ्रो सद्दाम हुसैन। अब हमने यहाँ पे दो नैरेटिव्स देखे। पहला नैरेटिव, वो नैरेटिव कॉमन लोगों के लिए था। इस टाइप का नैरेटिव हमेशा इमोशनल होता है। वो या तो आपको डराएंगे, जैसे इस केस में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का नाम लेके, या आपको होप देंगे, जैसे डेमोक्रेसी का नाम लेके। इस टाइप का जो नैरेटिव होता है वो हमेशा हमें ट्रुथ से दूर लेके जाता है। इस टाइप के नैरेटिव को ही हम प्रोपेगेंडा कहते हैं। ऑन द अदर साइड, जो दूसरा नैरेटिव है, वो नैरेटिव था नैरेटिव फॉर पॉलिटिकल एलीट। इस टाइप का जो नैरेटिव होता है वो हमेशा आपको रैशनल दिखेगा। ये नैरेटिव वो चीज बताता है जो उस पॉलिटिकल लीडर या पार्टी के ऑफिशियल्स के माइंड में चल रही होगी कोई भी डिसीजन या एक्शन लेते वक्त। ये हमेशा प्रैग्मेटिक होगा, आपको लॉजिक और रीजन से बात बताएगा और कभी इमोशनल नहीं करेगा। ये सही गलत की बात ही नहीं करता। और ये वही वो नैरेटिव है जो ट्रुथ के ज्यादा क्लोज होता है। तो हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए कि हम प्रोपेगेंडा को आइडेंटिफाई करें और ट्रुथ के पास का जो नैरेटिव है, जो नैरेटिव फॉर पॉलिटिकल एलीट है, हम उसकी तरफ जाएं। ये करना कैसे है ये मैं बाद में बताऊंगा। अब आई माइट बी रॉन्ग,
बट आई हैव अ फीलिंग कि इन लॉज को सुनने के बाद आप में से बहुत लोग थोड़ा अनईजी हो गए होंगे, या तो वो डर गए होंगे या फिर वो होपलेस हो गए होंगे कि यार कैसी दुनिया है, कैसे लोग हैं इस दुनिया में। द फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू गाइस, इट्स नेचुरल टू फील दिस वे। स्पेशली आप अगर वर्ल्ड को पहली बार इस तरीके से देख रहे हो, इस नज़रिए से देख रहे हो, तो इट्स क्वाइट नेचुरल टू फील दिस वे। पर मैं आपको ये कहूँगा कि ये लॉज तो रियलिटी है। जो वर्ल्ड इस इंफॉर्मेशन को जानने से पहले था, वर्ल्ड अभी भी वैसा ही है। घूमो फिरो नाचो गाओ ऐश करो, द वर्ल्ड इज स्टिल ब्यूटिफुल, सो नथिंग टू वरी अबाउट हियर। द गुड थिंग इज कि now you have more information about the world, information about a political mindset, so this will only increase your quality of life, because अब आपके पास ये नॉलेज है, और इन टूडेज वर्ल्ड नॉलेज इज पावर। अब पॉलिटिकल लीडर्स को एक सेल्समैन से कंपेयर करके देखो। जैसे हमें पता होता है कि जो भी सेल्स वाला बंदा है वो या तो हमारी तारीफ करेगा या हमें डराएगा और अपना सामान बेचने की कोशिश करेगा, बट स्टिल वी एक्सेप्ट हिम, राइट? बिकॉज वी नो कि सेल्स पीपल आर नीडेड इन द सोसाइटी। सिमिलरली एक पॉलिटिकल बंदा, वो कितना भी मैनिपुलेटिव हो, वो आपको घुमाने का ट्राई कर रहा है, बट वी नीड हिम। दुनिया में लीडर्स तो चाहिए ना, वी नीड लीडर्स। जैसे आप एक सेल्समैन के साथ डील करने के लिए पहले से ही उसके प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करके जाते हो ताकि आपको वो घुमा ना पाए, उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें पॉलिटिकल पार्टी या लीडर का जो प्रोडक्ट है, दैट इज देयर आइडियोलॉजी, उसके बारे में पहले से रिसर्च कर लेनी चाहिए ताकि वो हमें घुमाने में कामयाब ना हो पाए। एंड जैसे मान लो आपने कोई एसी खरीदा, उस एसी के बारे में आप कितना भी रिसर्च कर लो, पर जब तक आप उस एसी को लाके इंस्टॉल नहीं करोगे और उसको चलाओगे नहीं, तब तक आप उसकी क्वालिटी नहीं जज कर सकते। सिमिलरली पॉलिटिक्स में भी आप कितनी भी रिसर्च कर लो, आप किसी भी पार्टी या लीडर को पूरा समझ नहीं सकते। आपको एक बेट लेनी ही होगी। आपको उसका असली नेचर तभी पता लगेगा जब वो पावर में आ जाएगा। अच्छी बात हमारे साथ ये है कि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं और 5 साल बाद हमको फिर से मौका मिलता है अपने डिसीजन को रिविजिट करने का। तो अगर हमारा डिसीजन गलत भी था तो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, और उस लर्निंग से हम अपनी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग को बेटर कर सकते हैं। तो दिस विल बी अ कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस। तो अभी अगर आपको थोड़ा अनईजी और डिस्कम्फर्टिंग भी लग रहा है तो फील इट, बट इट्स फॉर आवर बेटरमेंट ओनली। नाउ जो भी क्रिटिकल थिंकिंग हम लोग कूपन्स और कैशबैक लेने में लगाते हैं, अब टाइम आ गया है कि हम उसको पॉलिटिकल एनालिसिस में भी लगाएं। और इसमें सबसे पहला काम करना है कि हमें मैनिपुलेट नहीं होना है। कोई भी इंफॉर्मेशन आप कंज्यूम करें या फिर कोई भी पॉलिटिकल नैरेटिव आपके पास आए और आपको लगे कि यार आप इमोशनल हो रहे हो, आपको डर लग रहा है या गुस्सा आ रहा है या हेटरेड आ रही है, तो वहीं पे अलर्ट हो जाओ। ट्राई टू थिंक कि क्या ये कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं है, इज इट द ट्रूथ? और 3 क्वेश्चंस मैं बताता हूं आपको, आप ये पूछना एंड इट विल हेल्प यू इन रीचिंग टुवर्ड्स द ट्रूथ। नंबर 1, इस इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है? क्या यह कोई कोर्ट का ऑर्डर है, किसी पॉलिटिकल लीडर का स्टेटमेंट है, या सूत्रों के हवाले से खबर है? एग्जैक्ट सोर्स क्या है उस इंफॉर्मेशन का? नंबर 2, आपको कोई भी नैरेटिव मिले तो आप ट्राई करो कि आप उसका ओपोजिंग नैरेटिव जो है वो भी सुनो, एक बार उसके ओपोजिंग आर्गुमेंट्स को सुनो और फिर क्रिटिकली एनालाइज करो कि कौन से वाले के साथ ज़्यादा आपका माइंडसेट बैठ रहा है। एंड नंबर 3, ये वाला सबसे इंसाइटफुल होगा, आप ये जानने की कोशिश करो कि जो भी नैरेटिव है या फिर जो भी एक्शन लिया गया है वो किसके लिए लिया गया है, वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स क्या है, उसकी ऑडियंस क्या है। वो क्या किसी स्टेट के लोगों के लिए है, किसी जेंडर स्पेसिफिक या कास्ट रिलीजन स्पेसिफिक लोगों के लिए है? वो इंफॉर्मेशन, उसकी ऑडियंस है कौन, ये जानने की कोशिश करो। आप ये 3 क्वेश्चंस अगर पूछ लोगे, सबसे पहले तो आप इमोशनली नहीं डिसबैलेंस होगे, जो कि बेस्ट चीज़ है टुवर्ड्स द ट्रूथ।
एंड सेकंड, आप ट्रूथ के मोर क्लोजर जाओगे, और वो प्रोसेस लंबा प्रोसेस होने वाला है अगर आप अभी शुरू कर रहे हो तो। और अपना क्रिटिकल एनालिसिस मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस वीडियो के लिए भी लगाओ। अभी मेरे को बहुत कुछ सीखना है, और आपका फीडबैक जो है वो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहने वाला है इस लर्निंग के लिए। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट कर देना। और इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। जय हिंद।